मैं डॉक्टर कॉलेज हिंदी विभाग। पिछली कक्षा में हम लोगों ने मसौदा लेखन की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने शुद्धता, पूर्णता, विषय, संक्षिप्तता, उद्धरण, विभाजन, अनुच्छेदों पर क्रमांक, प्रतिलिपि, संलग्न पत्र या संलग्नक, भाषा एवं शैली के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग मसौदा लेखन के रूपरेखा पर बात करेंगे। रूपरेखा से आशय यह है कि मसौदा किस प्रकार लिखा जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम विषय का चयन अनिवार्य होता है। मसौदा मैंने पहले भी चर्चा की थी, किसी न किसी विषय पर ही लिखा जाता है और वह विषय पूर्व निर्धारित होता है। इसीलिए मसौदा लेखन की रूपरेखा की जब चर्चा होती है तो सर्वप्रथम उसका विषय आता है। सरकारी कार्यालयों में मामलों की स्थिति के लिए गए निर्णयों के आधार पर मसौदा लेखन के भिन्न भिन्न विषय होते हैं। हम लोग सरकारी हिंदी या कार्यालयी हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे प्रशासनिक हिंदी भी कहा जाता है। और मसौदा लेखन की बात आती है कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत। तो कार्यालय में विभिन्न विषय होते हैं, विभिन्न मसले आते हैं, जिस पर कि विचार विमर्श होता है और सरकार द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है। तो सरकारी कार्यालयों में मामलों की स्थिति, जितने प्रकार के मामले आएंगे उसकी स्थिति के अनुसार निर्णय लेने के आधार पर भिन्न भिन्न विषय हो सकते हैं, क्योंकि कहीं भी एक ही विषय नहीं होगा, भिन्न भिन्न विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए भिन्न भिन्न विषय होंगे। विषय के अनुसार बातें और उसी के अनुसार शैली भी होती है। इसलिए मसौदा लेखन में सर्वप्रथम विषय का चयन होता है। विषय के चयन के पश्चात उस पर निर्देश दिया जाता है। मसौदा लेखन के समय यदि उस विषय का संबंध पहले के किसी पत्र या मामले से होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि विषय पूर्णतः नया रहता है और कभी कभी संबंधित होता है, तो जब भी उस विषय से संबंध किसी पत्र या मामले से होता है तो उसका निर्देश, जिसे कि आप लोग रेफरेंस कहते हैं, वह देना आवश्यक माना जाता है। अगर विषय पहले से चर्चा में हो तो उससे संबंधित जितने भी पत्र होते हैं उसका निर्देश देना आवश्यक होता है, जिसे कि रेफरेंस देना कहते हैं। सबसे नीचे विभाग या कार्यालय का नाम, पता एवं दिनांक डाला जाता है। उससे संबंधित, जिस विषय पे मसौदा लिखा जा रहा है उससे संबंधित जितने भी विषय होते हैं या उससे संबंधित उस विषय पे जो चर्चा हुई रहती है उसका निर्देश दिया जाता है। इसके बाद मसौदा लेखन के लिए विषय वस्तु का निरूपण आवश्यक माना गया है। विषय वस्तु का निरूपण से आशय यह है कि जिस विषय पर आप मसौदा लिख रहे हैं उस विषय का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया गया है। यह मसौदा लेखन का मूल एवं महत्वपूर्ण भाग है। इसमें मसौदा के विषय के रूप में जो लिखे गए संक्षिप्त कथन का पूर्ण विवरण होता है। जब मसौदा लिखा जाता है तो उसके ऊपर में विषय डाला जाता है और वह विषय एक पंक्ति में होता है। और विषय वस्तु का निरूपण जब होता है तो उसमें उस संक्षिप्त में लिखे गए कथन का पूर्ण विवरण दिया जाता है। उस विषय से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं उन समस्त बातों का निरूपण विषय के निरूपण के रूप में दिया जाता है, पूर्ण विवरण दिया जाता है। विषय की तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाती है, अर्थात
मसौदा जिस विषय पे लिखा जाता है उस विषय से संबंधित जितनी भी बातें होती है उनका विषय वस्तु के रूप में निरूपण किया जाता है, अर्थात विषय का पूर्ण विवरण एवं विश्लेषण होता है। इसके पश्चात अनुच्छेद की चर्चा की जाती है। प्रारूपण या मसौदा लेखन में विषयानुरूप अनुच्छेद किया जाता है। छोटे प्रारूप में 1 या 2, किंतु बड़े प्रारूपों जैसे प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, सूचना इत्यादि ये मसौदा के ही रूप हैं और ये बड़े रूप होते हैं। ये कई अनुच्छेद होते हैं। आप देखते होंगे जब प्रेस विज्ञप्तियां निकलती हैं उनमें क्रमांक के साथ साथ एक के साथ कई अनुच्छेद होते हैं। तो प्रारूपण में विषय के अनुरूप अनुच्छेद दिए जाते हैं। विषय जितना बड़ा या पूर्ववर्ती होता है उसमें उतने ज़्यादा अनुच्छेद होते हैं। छोटे प्रारूप में 1 अनुच्छेद या 2 अनुच्छेद होते हैं, किंतु मसौदा का प्रारूप जितना बड़ा होता चला जाता है अनुच्छेदों की संख्या उतनी बढ़ती चली जाती है। और जब अनुच्छेदों की संख्या है तो सुविधा के लिए प्रत्येक अनुच्छेद पर क्रमांक भी दिया जाता है। आप लोग ये बातें प्रेस विज्ञप्ति में देख चुके होंगे कि प्रत्येक अनुच्छेद पर क्रमांक दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद उसका निर्देश देने में सुविधा होती है कि अनुच्छेद क्रमांक 1 में ये है, अनुच्छेद क्रमांक 2 में, इसलिए सुविधा के लिए अनुच्छेदों पर क्रमांक दिया जाता है। क्रमांक देने से विषय वस्तु के विश्लेषण एवं उनके आकलन में सुविधा होती है। अनुच्छेदों का क्रमांक देने के पश्चात मसौदा लेखन की प्रक्रिया एक प्रकार से पूर्ण हो जाती है। उसके बाद समापन की चर्चा होती है कि मसौदा का समापन किस प्रकार से होता है। मसौदा के विषय वस्तु के निरूपण के बाद निष्कर्ष के रूप में अंतिम बात को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पूरे मसौदे का जो मूल बिंदु होता है, मूल तत्व जो होता है या मूल बातें जो होती हैं, उन्हें मसौदा लेखन में विषय वस्तु के निरूपण के पश्चात अंतिम अंश में समस्त बातों का सार प्रस्तुत किया जाता है, निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही समापन कहा जाता है। और निष्कर्ष प्रस्तुत करने के पश्चात उसके नीचे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। जिन अधिकारी के आदेश से वह मसौदा निर्गत होता है उस विभागीय पदाधिकारी का वहाँ मसौदा के समापन के पश्चात, निष्कर्ष लेखन के पश्चात उनका हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर के ऊपर स्त्री हो या पुरुष भवदीय ही लिखा जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि अगर स्त्री होती है तो बहुत लोग भवदीया लिख देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्त्री हो या पुरुष, लिंग का वहाँ कोई मायने नहीं रखता, भवदीय ही लिखा जाता है, भवदीया नहीं। मसौदा लेखन में तथ्यों, कथ्यों, विचारों आदि की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण मसौदा लेखन में कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। विषय का स्पष्ट एवं पूर्ण निर्देश होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मसौदा लेखन की रूपरेखा में विषय, निर्देश, विषय वस्तु का निरूपण, उसके पश्चात अनुच्छेद, अनुच्छेदों की संख्या पे क्रमांक डालना, ये सब अनिवार्य है। और अंत में समापन होता है। समापन में निष्कर्ष, पूरे मसौदे का निष्कर्ष लिखा जाता है और निष्कर्ष होने के बाद संबंधित पदाधिकारी का हस्ताक्षर होता है और वह आदेश पारित हो जाता है और मसौदा लेखन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।